अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गोंदल। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है वो कर्नल रिटायर्ड ज़ैद शराजी साहब हैं। ये मुस्लिम लीग नून ज़िला झेलम के नायब सदर हैं और इनका जो हलका है वो पिंड दादन खान है। ये मशहूर सियासी शख्सियत हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो पिंड दादन खान है उनके क्या मसाइल हैं, ये सियासत में आए हैं और किस सीट पर जो है वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैं जी 2019 में जुलाई में रिटायर हुआ, तो 2 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें। तो इससे पहले कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरा छोटा भाई है तैयब शराजी, जो कि मुस्लिम लीग नून तहसील पिंड दादन खान के प्रेसिडेंट हैं। वो जो है वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़े थे राजा शाह नवाज़ के सामने और बड़े थोड़े से मार्जिन से हारे थे। बस पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना ही है। और जब मैं आया हूँ तो फिर मैंने आके वर्किंग शुरू की और फिर मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैमिली ज्वाइन की और शहबाज साहब की स्पेशल मेहरबानी से मुझे वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून झेलम जो है उसका नोटिफाई किया गया और उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ। हर फील्ड में आने के कुछ मकासद होते हैं, तो आपने सियासत का इंतखाब किया, तो इसकी वजह क्या है? आप सियासत में क्या करना चाहते हैं और क्यों आपने सियासत का इंतखाब किया? आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब में सबसे पसमानदा तहसील से हमारा ताल्लुक़ है, तहसील पिंड दादन खान से। जबकि अगर रिसोर्सेज वाइज देखा जाए तो ये शायद पंजाब की कुछ चंद एक सबसे रिचेस्ट तहसीलों में से एक है जिसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। और हम लगातार ही जो है ना हमें नेगलेक्ट किया गया है। तो मेरा ख्याल था कि मैं इंशाल्लाह जब पॉलिटिक्स में आऊँगा और पार्टी ने मुझे कोई मौका दिया किसी भी जगह पे, तो मेरा ख्याल था कि मैं अपनी तहसील की खिदमत करूँगा। और उसके लिए हमने जो इंडिविजुअल इनफरादी हैसियत में जो काम था वो तो मैं जब से फ़ौज में था तो अपनी सी कोशिश कर रहे थे। और मैंने सोचा कि जब तक आप फॉर्मली आके पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें और आपके पास कोई कानूनी आईनी हैसियत ना हो तो मुश्किल हो जाता है कि आप अपने लोगों की दाद रसी करें। तो मेरा बेसिक मकसद ये है। कर्नल साहब, बकौल आपके कि तहसील पिंड दादन खान रेवेन्यू के हवाले से जो बड़ी तहसील है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो सिर्फ 4 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA फवाद चौधरी जो आप भी MNA हैं, इससे पीछे ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो इसमें MNA या MP रहे हैं, तो क्या वजह है, वो क्यों नहीं इनके मुश्किलात जो मसाइल हल कर सकें? अनफॉर्चुनेटली आपका जो सवाल है वो किसी हद तक पर्टिनेंट है। फवाद साहब ने भी जितने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, अभी वो नहर वाला प्रोजेक्ट क्लेम करते हैं, वो 1898 में उनका PC1 बना था। शहबाज साहब के दौर में जो है जो सबसे मुश्किल काम था कि वो इकनॉमिक काउंसिल के अंदर से उसको अप्रूव कराना, बाकी सूबों से उसको अप्रूव कराना, तो वो शहबाज साहब ने किया था। एक्विजिशन ऑफ लैंड का जितना काम था वो शहबाज साहब की हुकूमत में हो चुका था। तो ये सिर्फ फीता काटना और तख्ती लगाने वाला जो काम है वो इनकी हुकूमत में हुआ है। उसके अलावा एक डुअल कैरेज वे वाला काम है वो लाए हैं। बाकी स्टेडियम्स हैं, स्कूलों की अपग्रेडेशन है, पानी का जो मसला है, मैं थल से बिलोंग करता हूँ, कोई ऐसा एक गांव नहीं है जिसके अंदर पानी की कमी ना हो और मसले मसाइल हों। तो इस 4 साल में भी जो बहुत बड़े क्लेम किए जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारी पसमानदगी जो है इसकी एक पूरी तारीख है जो आज तक है। कर्नल साहब, ये जो फवाद चौधरी झेलम लीला डबल रोड है, ठीक है, उन्होंने उसका संग बुनियाद रखा, वो बनवा रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि जब हुकूमत तब्दील हुई है नून लीग ने उसके लिए फ़ंड जो है वो रोक दिए, तो आप इस बारे से क्या कहते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारी हुकूमत 2017 में ख़त्म करना शुरू कर दी गई थी और 2018 में इवेंचुअली ख़त्म हुई, तो उस वक्त तक जो पाकिस्तान का PSDP था वो 1000 बिलियन था, जो कि श्रिंक होते होते 500 पे आ गया। अभी 588 या 580 है। तो उसके अंदर आन गोइंग प्रोजेक्ट्स को भी रखना और नए प्रोजेक्ट्स को भी लाना शायद इतना आसान नहीं था। मेरी खुद मिनिस्टर से मुलाकात हुई, वो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो उस पर उनसे जब मैंने डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि डाउटफुल थे। यानी उसमें एक प्रोजेक्ट का उन्होंने हवाला भी दिया कि मुन्ना सलाई साहब ने एक डुअल कैरेज वे बनवाई है जो सिर्फ उनके फार्म को एक्सेस देने के लिए है, और बहुत सारे ऐसे और भी काम। तो मिनिस्टर ने हमारे साथ वादा किया है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट रोका नहीं है, प्रोजेक्ट स्लो नहीं होगा। वो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट की आके विज़िट करेंगे। और मैंने उनको यकीन दिलाया कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का रफ़ायामा का काम है, इसमें किसी की ज़ात इन्वॉल्व नहीं है। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह वो आएंगे और इंशाल्लाह फ़ंड रिलीज़ होंगे और प्रोजेक्ट जारी रहेगा। वैसे भी अभी तक इतने फ़ंड्स हैं, आप देखें ना कि तकरीबन 4 बिलियन आ चुका है। ये 50 करोड़ अगर शामिल कर लें तो 4 बिलियन है, 3.5 बिलियन पहले आ चुका हुआ है। तो काम रुका हुआ इस वजह से नहीं है, ये पीछे एक अनसर्टेनिटी थी फ्यूल को लेके, इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम रोक दिया था कि फ्यूल की जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है जब तक वो नहीं होगी तो प्रोजेक्ट को जारी नहीं रखा जा सकता। ये वजह है और कोई वजह नहीं है। फवाद चौधरी इस हल्के के MNA हैं और 4 साल तकरीबन वो मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनकी जो कारकर्दगी है वो कहते हैं कि हमने तहसील पिंड दादन खान के तमाम जो मसाइल हैं वो हल कर दिए हैं, तो आप इस बारे से क्या कहते हैं?
किसी भी तहसील के या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के या किसी भी सूबे के अगर कोई ये क्लेम करता है कि जी हमने सारे मसाइल हल कर दिए, तो ये तो खैर बहुत ही बड़ा क्लेम है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, मसलन उन्होंने वहाँ पे EOBI का ऑफिस खोला है, वो बंद है। उन्होंने वहाँ पे पासपोर्ट का ऑफिस खोला है और वहाँ का अभी तक किराया नहीं दिया गया, शायद वो भी बंद होने वाला है। तो काम उन्होंने शुरू किए कुछ, वो भी तकमील तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि उनका फोकस जो था वो शायद नेशनल लेवल के आदमी हैं। उनका कहना है कि जी मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ, जिला में बाकी सारे बोने हैं। तो हमारी जो तवक्कुआत थी उनके साथ, मेरे ख्याल से वो अपनी पार्टी के अंदर इमरान खान के बाद शायद 2nd या 3rd पोजीशन के आदमी हैं। तो जितनी उनको एक्सेस थी रिसोर्सेज के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऑफिस के साथ, उस लिहाज से वो डिलीवर नहीं कर सके। मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने कोई इतने बड़े काम किए हैं। ये कामों की एक लिस्ट बनाई है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीशन स्टेज तक गया हो, और तकरीबन 3.25 साल उन्होंने हुकूमत की है। फवाद चौधरी जब 2018 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका एक नारा होता था कि क्योंकि तहसील पिंड दादन खान में फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ICI भी वहाँ पे मौजूद है, तो पिंड दादन खान के मुकामी लोग जो हैं वो वहाँ पर उनकी मुलाजमत बहुत कम है, तो हम कोटा बढ़ाएंगे। लेकिन जब से वो MNA बने उसके बाद हमने उनकी ज़बान से ये बात नहीं सुनी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? कोटा बढ़ाना या नहीं बढ़ाना ये तो एक और बात है। आपको पता है कि वहाँ पर एक माइनर्स यूनियन है जो 1923 से इस्टेब्लिश्ड है। 100 साल तकरीबात उनकी नेक्स्ट ईयर होंगी। वो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सके थे PMDC के साथ, जो कि इवेंचुअली मैंने अभी पिछले हफ्ते जाके मुसद्दिक मलिक साहब से मिल के, और 100 साल तारीख में इतना अच्छा मुआहदा माइनर्स का नहीं हुआ जो मैंने जाके कराया है। तो वो मिनिस्टर होते हुए ये नहीं कर पाए, तो उन्होंने आई डोंट नो कैसे उन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया। तो ज़ैद साहब, आप मुस्तकबिल में जो 2023 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किस पोस्ट पर जो है वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, MPA का या MNA का? ये तो खैर पार्टी की एक अपनी पॉलिसी होगी। मैं अप्लाई करूँगा PP 27 के लिए, जो अभी तक PP 27 है, शायद नोटिफिकेशन में चेंज हो जाएगी, अपना जो हमारा तहसील का हल्का है। मेरे ख्याल से कि अगर किसी ने काम करना है, इलाके की खिदमत करनी है और इलाके के मसाइल हल करने हैं, तो वो प्रोविंशियल सतह पे है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना वो इख्तियारात सूबों को जा चुके हैं। मरकज़ के पास तो एक वापडा है, वापडा क्या है, बिजली का महकमा आप कह लें हैं, और दूसरा उनके पास गैस का है। तो ये इतने बड़े मसले भी नहीं है। मसले जो है ना वो हमारे तालीम का है, सेहत का है, लोकल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मुलाजमतों के हैं। बाकी जितने इस तरह के मसाइल हैं ना वो सारे प्रोविंशियल हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद, डेवोल्यूशन के बाद सारी अथॉरिटीज़ जो है वो प्रोविंस में चली गई हैं। तो अगर आपको काम करना है, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपने लाहौर में बैठना है। बाकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी ज़ाहिर है फिर प्रोविंस के अंडर आती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें मौका दिया गया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन लड़ूँ। तो ज़ैद साहब, हमने एक गुज़श्ता दिनों देखा है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो रिटायर्ड फ़ौजी मुलाजमीन हैं उन्होंने अपनी फैमिलियों के हमरा मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया है, और आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नुमाइंदगी की है। तो आपने रिटायरमेंट के बाद मुस्लिम लीग नून ही ज्वाइन क्यों की है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं रिटायरमेंट से पहले भी मैंने आपको बताया कि मेरा छोटा भाई जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा था। तो हम यानी कि एक बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीगी हैं। दूसरा ये है कि हर एक को ये हक हासिल है, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप एक कॉमन सिविलियन हैं, उसके बाद आप ज़ाहिर हमारे नाम के साथ कब्र तक ये लगा रहेगा, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जो भी है, लेकिन आप एक कॉमन पाकिस्तानी हैं और आपको हक है कि वो किसी भी पार्टी में आप जाके उस पार्टी के एजेंडे को आप आगे लेकर चलें। मेरा ख्याल है कि उन लोगों को ये महसूस हुआ है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की बेहतर खिदमत कर सकती है। और मेरे सामने 13 से लेकर 18 तक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जब 2013 में आई थी तो उस वक्त पूरा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। CNG स्टेशन पे लाइन लगी हुई थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुस्लिम लीग जो है वो GDP ग्रोथ को 5.8 पे लेके आई। पाकिस्तान में बिजली वाफर मिकदार में हो गई, कारखाने चलना शुरू हो गए, लोगों को नौकरियाँ मिली। तो मेरा ख्याल ये है और मेरा ये बिलीफ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो बेहतर डिलीवर कर सकती है। मुल्क में इस वक्त महंगाई जो है वो बेशुमार हो चुकी है, बेरोज़गारी बेशुमार है, तो आप क्या समझते हैं इन हालात में 2023 में मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन जीत सकती है? मेरा ख्याल ये है कि जितनी अच्छी हमारे पास टीम है ये डैमेज रिपेयर कर लेंगे। 1.25 साल का टाइम है, 1.25 साल के टाइम में इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो डैमेज रिपेयर कर लेगी और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। 2023 में आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जेलम में ग्रुप बंदी का, धड़े बंदियों का शिकार है, तो इन हालात में मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़िला जेलम से कोई सीट निकाल सकती है? ये ग्रुप बंदी और धड़े बंदी नहीं है, मैं इसको ग्रुप बंदी धड़े बंदी नहीं कहता हूँ। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जेलम की, पंजाब की और पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है।
तो मेरे जैसे लोग जो सियासत में नए हैं वो भी, और जो पुराने ख़ानदान हैं वो भी, उनका हक़ है, वो सियासत कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो बेहतर कैंडिडेट हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब पार्टी एक फ़ैसला ले लेगी और किसी को भी टिकट दे देगी तो उसके बाद सारे मुत्तहिद हो जाएंगे। अभी ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वो अगर पॉलिटिक्स में है तो उसमें ग्रो करे। ग्रोथ के लिए उन्होंने सबसे बेहतर पार्टी का इंतखाब किया है, और इस पार्टी के अंदर रहते हुए हर एक का हक़ है कि वो अपने वोटर्स को अपनी तरफ माइल करे। मैं अपने तौर पे मेहनत कर रहा हूँ, हाजी नासिर साहब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हम वहाँ पे पॉलिटिकली राइवल्स हैं, लेकिन जब कोई पार्टी फ़ैसला करेगी तो बेहतर फ़ैसला करेगी। हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि पार्टी जो है वो इस बात को मद्देनज़र रखे कि कौन बेहतर इलाके की खिदमत कर सकता है और कौन पार्टी को सूट करता है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड ज़ैद शराजी साहब, जो मुस्लिम लीग नून ज़िला जिलम के नायब सदर हैं। ये हमें जो मुस्लिम लीग नून के जो इक़दामात हैं उनके वाले से आगाह कर रहे थे, जो तहसील पिंड दादन खान में होने वाले काम हैं उनके वाले से आगाह कर रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि कौन कौन से काम जो है वो होने वाले हैं, जिनके लिए ये जो मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं उनके साथ ये मुलाकात भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपने हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, बताना है कि आज का हमारा ये जो व्लॉग है ये कैसा रहा है। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।